अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। ये क्लास 8th के लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 8th का एक चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो आपको दिख रहा होगा इस पे बोर्ड पे भी। तो ये क्लास 8th का एक चैप्टर है जो लॉन्गमैन विस्तास पियर्सन की आपको बुक है, उस पे एक चैप्टर आपको आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये पूरा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्लास 8th के लिए आप पूरी ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको सारा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। So let us start now. इसमें करना क्या आपको, इन दिस चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा, एंड द सेकंड थिंग इज आपको वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा। तो नेचुरल वेजिटेशन को पहले स्टार्ट करेंगे। इसके लिए करना क्या आपको, बेटा आपको सबको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। बायोस्फीयर ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का वो वाला पार्ट जहां पे लाइफ पॉसिबल है। बायो मतलब ये होता है लाइफ। तो अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, तो अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपको पता है भाई कि डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स जो है, डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल्स के बहुत सारे स्पीशीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो रह रहे हैं। लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड कर रहा है, रिलीफ फीचर्स डिपेंड कर रहा है। जैसे आपको क्या होता है कि कोई एनिमल आपको डेजर्ट में मिलेगा, वो एनिमल आपको यहाँ प्लेन्स पे नहीं मिलेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो फैक्टर कर रहा है। टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, वैसे आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, वैसे आपको वेस्टर्न घाट में नहीं मिलेगा। तो ये टाइप ऑफ द सॉइल भी डिसाइड कर रहा है। रिलीफ फीचर से मतलब क्या होता है, जैसे लैंड फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं ना, तो लैंड फॉर्मेट डिफरेंट जो होता है वो डिसाइड कर रहा है कि किस टाइप का प्लांट होगा, किस टाइप का एनिमल होगा। कुल मिला के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह रहे हैं ना, उसको हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे रहते हैं। देखिए अर्थ को हम देखेंगे तो अर्थ को अगर ऊपर जाओगे आप, अर्थ को अगर ऊपर जाओगे तो एक लिमिट है जहां तक पॉसिबल है लाइफ। ज्यादा ऊपर जाओगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो लाइकवाइज इफ यू विल गो डाउन टू द अर्थ, इफ यू विल गो डाउन टू द अर्थ, सो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लिमिट। जितना नीचे जाओगे आप लाइफ पॉसिबल नहीं है। बस कुछ जो एक लिमिट रखा गया है, लिमिट जो है वहां तक आपको लाइफ पॉसिबल है। सो वो वाला पोर्शन जहां तक लाइफ पॉसिबल है वहां उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ। इसी तरह से हम अब सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे। जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, इसकी बात करेंगे बेटा। तो इसको हम देखेंगे पहले। सो वी विल फर्स्ट विल कम टू नो अबाउट द डेफिनेशन। मे बी यू विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। सो यू हैव टू से एरिया वेयर, आई विल चेंज द कलर फर्स्ट। आपको बोलना पड़ेगा नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है एरिया वेयर प्लांट्स ग्रो नेचुरली। एक ऐसा एरिया जहां पे प्लांट्स ग्रो होते हैं नेचुरली, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो भी अब प्लांट्स उग रहे हैं तो उसको पूरे को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। चलो भाई ठीक बात है, अच्छी बात है कि प्लांट्स नेचुरली तो ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बट द थिंग इज ह्यूमंस मॉडिफाइड इट। अब ह्यूमंस ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी है। अब ह्यूमंस मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारे कामों से इंसान ने इस नेचुरल वेजिटेशन को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। सर बहुत सारे कामों से, तो वो काम बताए ना, लेटर ऑन आई विल टॉक अबाउट द एक्टिविटीज। तो इंसान ने क्यों कर दिया मॉडिफाई स्टार्ट? बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। देखो इंसान के भी नीड्स है। अब इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसने इस नेचुरल वेजिटेशन को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इंसान ने एक्टिविटीज कर दी, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ग्रेजिंग कर दी, कल्टीवेशन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन से भी नेचुरल वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया, ग्रेजिंग से भी और कल्टीवेशन से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया नेचुरल वेजिटेशन को। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेजिटेशन, दिस हैज टाइप्स। वेजिटेशन की टाइप्स है, जो ये नेचुरली ग्रो हो रहा है ना, इसके टाइप्स है। Like you have forests, you will find grasses, you will find shrubs also. So first let me talk about this forest. अब फॉरेस्ट की बात करेंगे। फॉरेस्ट क्या होता है भाई? तो अगर आप फॉरेस्ट को डिफाइन करोगे, you have to say area covered by the trees. जो एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे तो उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। सो इट हैज टाइप्स। फॉरेस्ट की भी टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हियर वी हैव 5 टाइप्स, बट इन वर्ल्ड ग्लोबली बात करेंगे, अगर हम ग्लोबली बात करेंगे, आप बोर्ड पे नजर रखिए पूरी तरह से। अगर ग्लोबली बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वर्ल्ड में मेनली आपको 3 टाइप्स मिलेंगे फॉरेस्ट्स के। 3 टाइप्स आपको मिलेंगे फॉरेस्ट्स के बेटा।
अब ये 3 टाइप्स कौन कौन है? आपको मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, इसके बाद आपको टेम्परेट वाले भी मिलेंगे, और उसके बाद आपको बोरियल भी मिलेंगे, बोरियल। अब ये ट्रॉपिकल मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो गर्म इलाके में पाए जाते हैं, टेम्परेट जैसे टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, बोरियल जो कोल्ड वाले। ऐसे में समझो, देखो साइड में आ जाए आप, यहाँ पे नजर रखिए आप, ये मैं वर्ल्ड बना रहा हूँ। अगर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है तो ये इक्वेटर मैंने ड्रा कर दिया। अब इस इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके ऊपर टेम्परेट रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट आ रहे हैं। जो ऊपर वाला जो कोल्ड रीजन आ रहा है, जो यहाँ पे मिलेंगे, तो वो बोरियल, ये टेम्परेट, ये नीचे वाला ट्रॉपिकल। तो ये वर्ल्ड की बात हो रही है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस चैप्टर में आपको 2 फॉरेस्ट की बात करनी होगी, या तो आपको पढ़ना होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, या तो आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। सो लेट मी टॉक अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? आपसे बोला जाएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो उस टाइम आप ये बोलोगे फॉरेस्ट्स दैट अपीयर ग्रीन ऑल द टाइम। वो वाले फॉरेस्ट्स जो हमेशा ग्रीन दिखते हैं। तो जब हमेशा ग्रीन दिखेंगे तो एवरग्रीन। अब वो हमेशा ग्रीन क्यों दिखते हैं? बिकॉज देयर ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स, क्योंकि वहां उन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी लीव्स के भी शेड नहीं होते, ऑल द टाइम दे रिमेन देयर। तो हर पूरे साल पूरे सीजन में वहां पे वो रहते हैं, वो लीव्स, और ग्रीन दिखते हैं, तो ग्रीन दिखते हैं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम पड़ गया। ये एक टाइप है। अब हम दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। देखिए, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे बेटा, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट गेट हैवी रेनफॉल एंड वार्म क्लाइमेट। जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन के नजदीक होते हैं, और यहाँ काफी ज्यादा गर्मी होती है। जब काफी ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे वाटर बॉडीज भी पास में होते हैं, और साथ साथ रेनफॉल भी होता है। तो जहाँ इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, और यहाँ का टेम्परेचर भी वार्म होता है काफी ज्यादा, तो इनको और एक नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, क्योंकि इक्वेटर के पास ही होते हैं ज्यादातर। तो अगर इंडिया में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट के पास वगैरह, तो एक तो वहां से गर्मी भी और यहाँ से मॉइस्चर भी काफी ज्यादा होता है, तो उसके बाद बारिशें भी होती है, प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में ये आपने याद रखा है कि ऐसे फॉरेस्ट जो कभी अपने लीव्स को शेड नहीं कर रहे हैं, और जिनके लीव्स ऑल द टाइम होते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिशें होती है, और यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है। दिस इज ऑल अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ द सेकंड थिंग इज डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। अब ये डेसिडुअस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट्स इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स, इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब उसका अपोजिट कर लो, ऐसे फॉरेस्ट्स जहां पे ट्री जो है ना अपने लीव्स को शेड करते हैं एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। जैसे सीजन चला गया, समर सीजन हो गया, उसके बाद ऑटम आ गया, तो ये ट्रीज जो है ना, इनकी लीव्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन दीज लीव्स रिग्रो वंस अगेन। फिर ये लीव्स फिर से दोबारा फिर से उगेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू नेक्स्ट सीजन। जैसे स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग में ये फिर से रिग्रो होते हैं। तो ये होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, क्योंकि ये बच जाते हैं वाटर लॉस होने से, ये बच जाते हैं, तो इसलिए अपने लीव्स को शेड कर रहे हैं। तो ये होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। कुल मिला के हमने अभी तक ये सीखा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, एवरग्रीन जो है, उनके लीव्स जो है वो हमेशा रहते हैं, और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं इनके लीव्स जो है वो तो शेड होते हैं। ठीक है ना, ये आपने इनके बारे में सीखा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? फर्स्ट यू विल बी आस्क्ड व्हाट आर द ग्रासलैंड्स। सिंपली से एरिया कवर्ड बाय ग्रास। वो वाला एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा ग्रास होगा उसको ग्रासलैंड कहेंगे हम। अब इस ग्रासलैंड के भी 2 टाइप्स है, जैसे ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है। ट्रॉपिकल एरिया में जो पाया जाएगा तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट एरिया में पाया जाएगा तो टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, अब इनके डिफरेंट नेम्स भी है, ग्रासलैंड्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इनके अलग अलग नाम है। जैसे हम बात करेंगे एशिया में इनको स्टेपीज कहते हैं, ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहते हैं एशिया में। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे पैरीज कहते हैं। अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पे सवाना कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ग्रासलैंड्स को एशिया में कहते हैं स्टेपीज, और नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं पैरीज, अफ्रीका में कहते हैं सवानाज। सो आप यू कैन फाइंड आउट बाय योरसेल्फ अदर नेम्स आल्सो। तो आप एक काम करोगे, आप सर्च आउट करोगे कि डिफरेंट नेम्स ऑफ दीज ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड, सो यू विल फाइंड आउट। तो ये आपका वर्क भी है।
सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, देखो ये कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ इंडेक्स को देखिए आप, इंडेक्स को नीचे मैं इसको बोल्ड करूंगा पहले, सो ताकि आपको पूरी तरह से पता चले, और मैं इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज करूंगा, रेड कलर लाएंगे हम। ये देखिए इंडेक्स, देखिए आप इंडेक्स से क्या पता चला, इंडेक्स से पता चला ये वाला ग्रीन, ये जो ये कलर आपको दिख रहा है, यहाँ जहां जहां वर्ल्ड में कलर लगा हुआ है ना, वहां वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस कलर से डिनोट होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस कलर से होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। तो कुल मिला के अगर मैं इसको यहाँ पे सर्कल करूंगा तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, अगर मैं ये वाला सर्कल करूं तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको मैं साइड में ई कर दूंगा। ये साउथ अमेरिका की बात आ रही है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये अफ्रीका की बात आ रही है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी इंडिया को देखिए तो यहाँ पे इंडिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल रहा है, ये वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ मिल रहा है इंडिया में। ये इंडिया की बात आ रही है, अगर आप वर्ल्ड मैप को पूरी तरह से देख रहे हो तो कम से कम सारे बच्चों को आई होप यू ऑल नो वर्ल्ड मैप, वेयर द कॉन्टिनेंट्स आर, वेयर द इंडिया लाइज, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको ये पता नहीं है, फर्स्ट यू शुड नो, यू शुड ग्रास्प अबाउट, यू शुड लर्न अबाउट दिस वर्ल्ड मैप, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको यहाँ से इसी पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। सो यू हैव टू फाइंड आउट, देखिए इस स्लाइड में आपको सीखना क्या है, यहाँ पे आपको सीखना होगा वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब ये वाइल्ड लाइफ होता क्या है? वाइल्ड लाइफ होता है कि बहुत सारे स्पीशीज है, वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड, बहुत सारे स्पीशीज है एनिमल्स के वर्ल्ड में। अब ये स्पीशीज जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, जिंदा तो रह रहे हैं बेचारे, जिंदगी गुजार रहे हैं ना। कहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं? नेचुरल इनका अपना हैबिटेट होता है, फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ ये होता है कि बहुत सारे एनिमल स्पीशीज है जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनका नेचुरल हैबिटेट है, तो जिनको हमने घर नहीं बनाया है, कुदरत ने खुद बना के रखा है। तो ये वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन तो है इनका नेचुरल हैबिटेट, अब वाइल्ड लाइफ तो वहां रह रहा है नेचुरल वेजिटेशन में, इन फॉरेस्ट्स में। तो कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि दीज टू आर इंटरलिंक्ड, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब इंटरलिंक कौन कौन है? वाइल्ड लाइफ प्लस नेचुरल वेजिटेशन। देखो नेचुरल वेजिटेशन इसका घर है वाइल्ड लाइफ का, तो वाइल्ड लाइफ वहां रह रहा है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड कैसे है वो देखेंगे हम। नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पे देखिए आप साइड में, नेचुरल वेजिटेशन क्या कर रहा है? हैबिटेट कर रहा है, मतलब इसको घर दे रहा है वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ क्या कर रहा है? CO2 दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, ट्रीज को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए ना। तो अब इस नेचुरल वेजिटेशन को, या ये जो नेचुरल वेजिटेशन है जिसको आप फॉरेस्ट आप कह रहे हो, बहुत सारे फॉरेस्ट जो है, इसको हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रक्ट कर दिया। जो भी हम इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, तबाह करेंगे, जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगा? वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ना, वो भी तबाह हो जाएगा। कुल मिलाकर ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। एक को अगर गड़बड़ हो गया ना, मान के चलिए ये जो वाइल्ड लाइफ है, या यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा नेचुरल वेजिटेशन, अगर नेचुरल वेजिटेशन को कोई गड़बड़ हो गई तो वाइल्ड लाइफ खत्म। ठीक है भाई, अगर वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया तो ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जो ट्रीज है उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिंदा रहने के लिए, और बहुत सारी चीजें होती है। सो बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। अब दोनों के लिए बैलेंस चाहिए। अब करना क्या है? तो फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट है भाई, फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट है बेटा। अब फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट है तो उनको करना क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आपको टॉपिक दिया गया है बुक में, इसको पढ़िए आप। अब ये कंजर्वेशन क्यों? द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द व्हाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार आपको तो समझना पड़ेगा, फॉरेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू कंजर्व देम, हमें इनको बचाना चाहिए। नाउ यू विल बी आस्क्ड व्हाई द फॉरेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? यू हैव टू से बिकॉज दीज फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, ये तो टिम्बर देते हैं, लकड़ी वगैरह देते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं, दवाइयाँ वगैरह जो बनाते हैं हम, वो भी फॉरेस्ट से आ रहा है। ऑक्सीजन जो आप मुफ्त में ले रहे हो वो भी इन्हीं जंगलों से आ रहा है, और ये CO2 को भी एब्जॉर्व कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व। अगर CO2 को ये एब्जॉर्व नहीं करेंगे तो यहाँ परेशानी हो जाएगी, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी खतरनाक। तो ये फॉरेस्ट है तो रेनफॉल है, फॉरेस्ट जंगल है तो रेनफॉल है यार, तो क्यों जंगलों से रेनफॉल भी होता है भाई। उसके बाद सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, जब जंगल होंगे, जब बहुत सारे दरख्त होंगे तो सॉइल इरोजन से बच जाएंगे। सो कुल मिला के बेटा यहाँ से क्या करना है, you have to remember few pointers where you will justify your answer why the forests are very much important. So you have to say because they provide timber, they provide medicinal herbs, they provide oxygen, absorb carbon dioxide, cause rainfall,
prevent from soil erosion. These are the points that you have to remember and you have to say forests are very much important. हो गया यहाँ से हमें पूरी तरह से पता चल गया रियली forests are very much important, ये पता चल गया. अब अगर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, सो वी नीड टू कंजर्व देम, हमें इनको बचाना है ना. तो बचाएंगे उसी चीज को जो इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इसको बचाएंगे. अगले स्लाइड में देखेंगे हम इसको बचाएंगे हम. तो बेटा यहां नजर रखिए. अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है. अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. पॉपुलेशन जो ही बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ना. डिमांड किसकी बढ़ जाती है? लैंड की बढ़ जाती है कि जमीन ज्यादा चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है. अब जमीन ज्यादा चाहे तो आप क्या करोगे? इट विल काज डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर. जितना भी जंगल है ना उसको खतरा है. अब वो गायब हो जाएगा, उसको काटने लगेंगे लोग. सो पीपल विल स्टार्ट क्लियरिंग द फॉरेस्ट. यहाँ लोग क्या करेंगे? ये जंगलों को काटना स्टार्ट करेंगे बिकॉज यूर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड योर डिमांड इज यू वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड. आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा जमीन मुझे मिले. सो यू आर गोइंग टू क्लियर द फॉरेस्ट. आप फॉरेस्ट को क्लियर करने जा रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो. अगर आप पेड़ों को काट रहे हो बहुत तेजी से, अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, दैट वेरी प्रोसेस जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अब देखो अभी भी कोई बच्चा होगा जिसको अभी भी बोलना नहीं आता होगा कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. सिंपली याद रखो आप, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. अगर आप बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हो उसको डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं भाई. तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर हो रही है तो व्हाट वी नीड टू कंजर्व. हमें बचाना चाहिए फॉरेस्ट्स को क्योंकि ये कट रहे हैं ना, वहां से पेड़ कट रहे हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है, कुछ स्टेप्स है. सो देयर आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स और आई कैन से मेजर्स बाय व्हिच वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट, जिससे हम जंगलों को बचाएंगे. सो आई रोट हियर 5 स्टेप्स. मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे हैं. सो आई विल डिस्कस दीज विद यू वन बाय वन. The number one is deforestation जो हो रही है ना, we have to stop it. So deforestation should be stopped. इसको रोकना चाहिए. So first thing is this, by which we can conserve the forests. Second thing is shifting cultivation जो हो रही है उसको भी स्टॉप करिए. अब shifting cultivation को मैंने एक बार आपको पढ़ाया कि भाई इसको और एक नाम बोलते हैं slash and burn. इसको और एक बोलते हैं ना slash and burn, जिसमें क्या किया जाता है कि एक जगह पे पेड़ों को काटा जाता है, फिर बर्न किया जाता है जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है. उसके बाद वहां पे खेती बाड़ी की जाती है. जब वहां खेती बाड़ी की जाती है तो अब जहां जैसे जमीन फर्टिलिटी को लूज करेगी, वंस द लैंड विल लूज द फर्टिलिटी, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? और एक जमीन पे जाते हैं, किसी और टुकड़े पे जाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, फॉलो लैंड छोड़ते हैं, इसको ऐसे खाली छोड़ते हैं इसको. तो इस वाले इलाके पे जाते हैं और यहाँ करते हैं अपनी एग्रीकल्चर. क्या होता है इसमें? पहले पेड़ों को काटना पड़ता है ना. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है? पहले पेड़ों को काटना पड़ता है. सो वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट, दैट मींस वी हैव टू स्टॉप दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बात आ रही है ना सबको समझ में? तो इसको आप 2-3 बार भी पास करके सुन सकते हो और आपको क्लियर होता जाएगा. नंबर थ्री इज दैट फॉरेस्ट फायर शुड बी प्रिवेंटेड. जो जंगलों में आग लग जाती है उस पर नजर रखनी है. उसके लिए डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ है. सो वी हैव टू कीप एन आई. अब डिपार्टमेंट का खाली काम नहीं है, बीइंग स्टूडेंट यू हैव टू कीप एन आई. अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि जंगल में आग लग रही है, आपको खुद नहीं जाना है वहां पे, यू हैव टू इन्फॉर्म योर एल्डर्स और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. तो वहां पे वो प्रिवेंट करेंगे पहले ही. अगर पहले ही जाएंगे फॉरेस्ट फायर को बचाएंगे तो जंगल में जाएंगे यार. देन नंबर 4 इज फॉरेस्ट एरियाज शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फार्म लैंड्स. हाँ ये बात सही है. अब कोई फॉरेस्ट है, देखो ये पूरा का पूरा जंगल है. अब यहां अगर आप आए, यहाँ पे आपने खेती बाड़ी स्टार्ट कर ली, फार्म लैंड बनाना स्टार्ट कर दिया. अगर आपने फार्म लैंड यहां स्टार्ट कर दिया ना, तो ये भी गलत बात है क्योंकि फार्म लैंड बनाने के लिए आपको फिर से कट करना पड़ेगा ट्रीज को. तो यहां से फिर से आपको डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है, वो नहीं करना है. सो नंबर 5 इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको आप एफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हो. आपको एफॉरेस्टेशन पे ज्यादा ध्यान देना है. तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं. पेड़ लगाएंगे तो फॉरेस्ट बच भी जाएंगे. अगर वहां से कट भी जाता है कुछ, तो यहाँ से हम थोड़ा एफोर्ड भी कर रहे हैं. सो दीज आर द मेजर्स बाय विच वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट्स. ठीक है. अब चलो, हमने तो फॉरेस्ट को बचाया, बट वी हैव टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. हमें तो वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है. नेचुरल वेजिटेशन को तो बचाया आपने, बट वी हैव टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. अब ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन क्या है, पहले से ही कहते आ रहा हूँ, ह्यूमन ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा, सारे के सारे ह्यूमंस. अब ह्यूमंस की ग्रीड जब ज्यादा होती है, एंड दिस ग्रीड इज नेवर एंडिंग. ये लालच है ना, जो इंसान की लालच होती है ना, ये एंड नहीं होती है.
दिस इज नेवर एंडिंग। अब ह्यूमन क्या चाहता है, ह्यूमन क्या चाहता है भाई, इसको फर भी चाहिए, इसको स्किन भी चाहिए, ही नीड आइवरी, ही नीड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, ही नीड एनिमल प्रोडक्ट्स आल्सो। कुल मिला के जब इसको ये वाली चीज चाहिए, व्हाट ही विल डू, ही विल गो फॉर हंटिंग। ये तो जानवरों को मारेगा क्योंकि फर चाहिए ना, क्योंकि स्किन चाहिए ना, इसको आइवरी चाहिए ना, इसको हॉर्न्स चाहिए ना, इसको एनिमल प्रोडक्ट्स चाहिए ना, सो ही विल गो फॉर हंटिंग। जब ये हंटिंग के लिए जाएगा तो वाइल्ड लाइफ को खतरा आ गया ना, डेंजर आ गया बेटा, इसको तो डेंजर आ गया, क्योंकि आप ग्रीडी हो, आप चाहते हो मैं मुझे स्किन भी मिले, मुझे हॉर्न्स भी मिले, मुझे फर भी मिले, मुझे सब कुछ मिले एनिमल का, सो यू विल गो फॉर हंटिंग। तो एनिमल्स को खतरा भी है, वाइल्ड लाइफ को खतरा भी है। जब वाइल्ड लाइफ को खतरा है तो व्हाट वी नीड कंजर्वेशन, हमें कंजर्वेशन चाहिए भाई, इसको बचाना भी है। सो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो जब आप हंटिंग कर रहे हो, बहुत सारे स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गए जिनको अब खतरा है, और ऐसे भी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब भी हो गए। अब और एक रीजन मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ क्यों खतरे में है, इनका लॉस ऑफ हैबिटेट भी हो रहा है। लॉस ऑफ हैबिटेट का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा, नेचुरल वेजिटेशन जो है, जो फॉरेस्ट है, इनका घर ही होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उन्हीं घर को हम तबाह कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। जो ही हमने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब होता है इनके घर को हमने तबाह कर दिया। सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस, हमें इससे बचना है। सो वी हैव टू पुट फॉरवर्ड बैन ऑन हंटिंग, हमें हंटिंग को बंद करना है, हंटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसको बंद बैन लगानी है। नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, इनको हमें सेटअप करना है जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन हो जाए, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन हो जाए। और ये कुछ पॉइंट्स है, इसके अलावा आप खुद भी इस पर सर्च कर लो, काफी ज्यादा पॉइंट्स है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।